अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तला और आप लोग देख रहे हैं तलाश फिजिक्स एकेडमी। आज जो लेक्चर हम लोग कवर करने वाले हैं वो होने वाला है बेसिकली अबाउट रेडियो एक्टिविटी एंड द न्यूक्लियर चेंजेस दैट अकर्स ड्यू टू रेडियो एक्टिविटी। तो देखो, बात है 1896 की, जब एक साइंटिस्ट हेनरी बेक्यूरेल जो कि स्टडी कर रहा था फ्लोरोसेंट यानी कि चमकने वाले एक मिनरल पर, और वो मिनरल था यूरेनियम। तो वो स्टडी कर रहा था इफेक्ट ऑफ एक्सरेज वगैरह, जो कि ऑलरेडी 1895 में विलियम रोएंटजेन ने डिस्कवर कर ली थी। बहरहाल, तो 1896 में जब वो ये हमारा हेनरी बेक्यूरेल स्टडी कर रहा था, तो स्टडी करने के दौरान ही उसने क्या किया कि एक रात यूरेनियम को जो है वो एक ब्लैक पेपर में करके और फोटोग्राफिक प्लेट्स के साथ रख दिया। अच्छा, जब नेक्स्ट डे आके देखा तो ये देखा कि जो फोटोग्राफिक प्लेट्स थी उनके ऊपर कुछ निशानात आ रहे थे। तो निशानात आने का क्या मतलब है? निशानात आने का मतलब यही निकलता है कि वो जो मिनरल, वो जो चीज उसने रखी थी जो कि एक्चुअली यूरेनियम थी, उससे कुछ रेडिएशंस निकली है और जो है वो फोटोग्राफिक प्लेट से जाके टकराई, तो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर निशानात आ गए। तो जो हेनरी बेक्यूरेल था वो ये इस नतीजे पे पहुंचा कि भाई ये जो यूरेनियम है इसकी खास बात यह है कि ये रेडिएशन को रिलीज करता है, ठीक है ना। और फिर उस पर स्टडी चलती रही। अच्छा, तकरीबन 2 साल के बाद जो है वो एक और जो एलिमेंट है वो डिस्कवर हुआ जो कि रेडियम था, और वो डिस्कवर करने वाले हस्बैंड वाइफ थे जो कि मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी ये थे। इन्होंने जो है वो एक और एलिमेंट डिस्कवर करा, रेडियम, जो कि बिल्कुल ऐसी प्रॉपर्टी शो करता है, चमकता है और फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर निशानात आते हैं। और रेडियम तो आप लोगों ने देखा भी होगा, आमतौर पर स्विचेस इस्तेमाल होते हैं घरों के अंदर जो अंधेरे में चमकते हैं, ठीक है ना। तस्बीह होती है, अंधेरे में चमकती है, घड़ी होती है, अंधेरे में चमकती है, सुइयां जो है वो रेडियम से बनी होती है। तो वही रेडियम जो है वो डिस्कवर किया था मैरी क्यूरी ने, और नोबेल प्राइज भी मिला था रेडियो एक्टिविटी को स्टडी करने में। और हाँ, ये जो टर्म मैंने भी यूज करी है रेडियो एक्टिविटी, ये एक्चुअली सबसे पहले इस्तेमाल भी मैरी क्यूरी ने ही की थी, ठीक है ना। अच्छा, फिर क्या हुआ कि 2 साल के गैप में यानी कि 4 साल के अंदर एक और एलिमेंट जो है वो डिस्कवर हुआ, और वो था पोलोनियम। तो तमाम के तमाम साइंसदान जो जमाने के थे फिजिसिस्ट, वो स्टडी करने लगे कि आखिर ये प्रॉपर्टी है क्या, क्या ये सिर्फ यूरेनियम की प्रॉपर्टी है, क्या ये सिर्फ रेडियम की प्रॉपर्टी है, या ये पोलोनियम की प्रॉपर्टी है। तो नहीं, अगर 3 एलिमेंट मिल गए तो इसका मतलब ये और कोई प्रॉपर्टी है। तो पता ये चला कि वो तमाम के तमाम एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 83 से ज्यादा है, और 83 है और 83 से ज्यादा है, वो खुद ब खुद ये प्रोसेस करते हैं, यानी खुद ब खुद जो है वो रेडिएशन को इमिट करते हैं, रिलीज करते हैं, और इस प्रोसेस को नाम दिया गया रेडियो एक्टिविटी का, ठीक है ना। अच्छा, क्यों करते हैं वो मैं आपको पहले समझा दूं, फिर बाकी बातों की तरफ बात करेंगे। देखो, बात यह है कि जो हमारा न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस में 2 फोर्सेस होती हैं जो मेनली काम कर रही होती हैं। एक तो होती है रिपल्सिव फोर्सेस। किसी भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं, और प्रोटॉन्स एक दूसरे को जाहिर सी बात है लगातार क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो एक तो वो रिपल्सिव फोर्स है, लेकिन फिर वो एक साथ इतने करीब कैसे आए हैं, तो वहां पे एक न्यूक्लियर फोर्स भी पाई जाती है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। वो क्या करती है कि वो इनको आपस में बाइंड करके रखती है। तो अब 2 फोर्सेस काम कर रही हैं, एक है न्यूक्लियर फोर्स जो कि उन्हें जोड़े रखना चाह रही है, एक है पॉजिटिव पॉजिटिव की रिपल्सिव फोर्स जो कि उन्हें अलग करना चाह रही है। तो जैसे शुरुआत में आप देखो, यानी कि 83 से पहले पहले देखो, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करके रखती हैं, इस वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो स्टेबल होता है। लेकिन 83 और 83 के बाद आप ये समझ जाइए कि जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं वो ज्यादा होती हैं, और जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं जो उन्हें बाइंड करके रख रही थी उनका अमाउंट कम हो जाता है। इस वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो डिसइंटीग्रेट होता है, टूटता है, और उसमें से रेडिएशन निकलती है। और ये जो पूरा प्रोसेस है न्यूक्लियस का ब्रेक होना, उसमें से रेडिएशन का इमिट होना, इसी को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। और जो एलिमेंट है वो कहलाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो डेफिनेशन क्या बनेगी नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की? द स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 83, यानी कि जो खुद ब खुद टूटना होता है न्यूक्लियस का किसी भी एलिमेंट के, और वो तमाम के तमाम एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 83 या 83 से ज्यादा है, तो वो जो ब्रेक होते हैं, जो टूटते हैं, दरअसल वही प्रोसेस, और ये स्पॉन्टेनियस काम होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब ये काम जो है वो खुद ब खुद होता है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिख दिया नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, बिकॉज आज हम 83 से कम वालों को भी रेडियो एक्टिव कर सकते हैं, उनसे रेडियो एक्टिविटी करवा सकते हैं, बट जो नेचुरली अकरिंग है वो होता है ग्रेटर देन 83। तो ये जो प्रोसेस होगा वो रेडियो एक्टिविटी कहलाएगा, और जो एलिमेंट्स होते हैं वो कहलाते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स।
तो ये जो रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस था, एक्सपेरिमेंट करा रदरफोर्ड ने किस तरीके से, उसको देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमें चाहिए एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो रखा हुआ है लेड ब्लॉक के अंदर, एक ब्लॉक के अंदर रखा हुआ है। ये पूरा का पूरा जो है वो ब्लॉक जो है वो लेड से बना हुआ है, और यहाँ पर हमने एक कैविटी बनाई हुई है, खाली जगह बनाई हुई है जहां से रेडियो एक्टिविटी बाहर जा सकती है। यानी हर तरफ नहीं, बल्कि हम चाह रहे हैं रेडियो एक्टिविटी एक ही तरफ जाए, इस तरफ। तो हमने एक कैविटी बनाई हुई है, ठीक है। अच्छा, उसी के सामने हमने एक फोटोग्राफिक प्लेट रखी है, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट हुआ, जो सबसे पहले हेनरी बेक्यूरेल ने देखा था, वो असल में फोटोग्राफिक प्लेट पर ही उसका असर देखा था। तो हम भी इसी के ऊपर ऑब्जर्व करना चाहेंगे। अच्छा, एक स्लिट हमने लगा दी यहाँ पे। स्लिट क्या काम करेगी कि जो यहाँ से रेज निकलेंगी वो तो हर तरफ फैलेंगी ना, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि वो जो रेज हैं वो एक स्ट्रेट बीम की शक्ल में फोटोग्राफिक प्लेट की तरफ जाए। इस वजह से हमने वहां पर एक स्लिट बना दी है। स्लिट का मतलब हो गया एक छोटी सी ओपनिंग है जो कि एक बीम बना देगी उन रेडियो एक्टिव रेडिएशंस की। और फिर हमने क्या करा, हमने यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट अप्लाई कर दी 1 और 2, ठीक है ना। और इस तरीके से कर दिया कि फॉर एग्जांपल ये हो जाएगी पॉजिटिव प्लेट और ये हो जाएगी नेगेटिव प्लेट, यानी कि एक पॉजिटिव प्लेट होनी चाहिए और एक नेगेटिव प्लेट होनी चाहिए, जो कि हमने अप्लाई कर दी। एक्चुअली रेडिएशन तो निकल रही है ना, लेकिन हमारा जो एक्सपेरिमेंट था वो ये देखने का था कि आयन के ऊपर कोई चार्ज है भी या नहीं। अगर चार्ज है, वो जो रेडिएशन है चार्ज होंगी, तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव का कुछ ना कुछ असर तो होगा। मतलब अगर नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव उन्हें अट्रैक्ट कर लेगी, अगर पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव उसे अट्रैक्ट कर लेगा। और अगर उस पर कुछ भी असर नहीं होता तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उन रेडिएशंस पे कोई असर नहीं है। तो जैसे ही हम एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं तो देखो रेडिएशन निकलती है स्लिट से और फिर वो पहुंचती हैं इन जो प्लेट्स हैं, इलेक्ट्रोड जो हमने लगाई थी, इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स, वहां तक। और यहाँ पर पहुंच के हमें नजर आता है कि उनके 3 हिस्से हो गए। और वो 3 हिस्से कैसे नजर आते हैं, क्योंकि फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जो निशानात आएंगे, जो मार्क्स आते हैं, वो 3 मुख्तलिफ जगहों पर आते हैं। जैसे कि एक मार्क जो है वो जा रहा है इस तरफ, नीचे की तरफ बेंड हो रहा है, एक मार्क ऊपर की तरफ बेंड हो रहा है, और एक जो मार्क होता है वो अभी भी सेंटर में आ रहा होता है। यानी कि जो प्लेट्स हैं उन पे कुछ निशान इस तरफ आ रहे हैं, कुछ निशानात अभी भी सेंटर में आ रहे हैं, और कुछ निशानात नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो इसका मतलब जो रेज हैं, जो रेडिएटिव रेज हैं, बेसिकली वो चार्ज्ड हैं और नहीं भी हैं। क्योंकि अगर कोई रे बैंड हो रही है तो इसका मतलब उसके ऊपर चार्ज है, और अगर रे बैंड नहीं हो रही तो इसका मतलब उस पर चार्ज नहीं है। तो फिर हमने इसको नाम दिया। हमने क्या नाम दिया, हमने जो सबसे पहले पॉजिटिव की तरफ बैंड हो रही थी, ऊपर वाली प्लेट मैंने आपको बताई थी पॉजिटिव थी और ये वाली नेगेटिव थी, तो जो पॉजिटिव की तरफ बैंड हुई उनको नाम दिया गया बीटा पार्टिकल्स, और वो थे नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। बीटा पार्टिकल्स जो गई अनडिफ्लेक्टेड, वो गैमा रेज थी, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। हमें कैसे पता कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि वो डिफ्लेक्ट नहीं हुई इलेक्ट्रिक प्लेट्स की वजह से, तो इसका मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं था। और फिर जो रेज थी, जो अल्फा पार्टिकल्स थे, वो डिफ्लेक्ट हो गए नेगेटिव प्लेट की तरफ। इसका मतलब उनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, उनके ऊपर चार्ज होगा पॉजिटिव, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये जो 3 हमें रेडियो एक्टिव रेडिएशन मिली है, इनके बारे में थोड़ी सी इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन में सबसे पहले इस टेबल की फॉर्मेशन को समझ लो। सीरियल नंबर आ जाएगा, नेम आ जाएगा, फिर हर एक पार्टिकल के मास को हम देखेंगे, चार्ज को देखेंगे, स्पीड को देखेंगे, पेनेट्रेशन पावर को और आयनाइजेशन पावर को, और जो फ्लोरोसेंस है उसे हम देखेंगे। और मैंने आपको बताया 5 न्यूक्लियर रेडिएशंस हैं। अल्फा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल है, गैमा रे है, न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, ठीक है। तो अब हर एक का क्या क्या रिलेशन है, मतलब आज जब ये वीडियो एंड होना तो आप लोगों को प्रॉपर्टीज याद हो जाए, बस मैं ये चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो स्पेसिफिकली आपको मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट नहीं भी याद है तो एटलीस्ट आइडिया तो होना चाहिए कि इसके पास कौन सी प्रॉपर्टी ज्यादा है और क्यों है, ये बात भी तो बतानी चाहिए कि क्यों है। तो अल्फा पार्टिकल से स्टार्ट करते हैं। तो अल्फा पार्टिकल का मास बराबर होता है मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस के, और इनमें सबसे ज्यादा भारी होता है। अल्फा पार्टिकल इन तमाम पार्टिकल्स में हैवीएस्ट है, और उसका जो मास है वो एक हीलियम के न्यूक्लियस के बराबर होता है। और हीलियम के न्यूक्लियस का मास अप्रोक्सीमेटली 6.64 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर होता है। तो मैं बता रहा हूँ ना, अगर ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं भी याद रखो तो सिर्फ आप हीलियम न्यूक्लियस को याद रखो, और इन दी एंड जब सिलेबस एंड होता है और सब आप स्टडी कर चुके होते हो तो ऑलमोस्ट आप समझ जाओगे कि हीलियम का न्यूक्लियस कितना होता है। क्योंकि हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूक्लियन का जो न्यूट्रॉन का मास मिला देंगे तो बराबर हो जाएगा किसके, वो बराबर हो जाएगा 6.64 10⁻⁻27 किलोग्राम के। तो अल्फा पार्टिकल हैवीएस्ट था और वो क्या आ गया, किसके बराबर आ गया, हीलियम न्यूक्लियस के। नेक्स्ट आ रहा है बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल का मास बराबर होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। आसान सी बात है, बीटा पार्टिकल का जो मास है वो बराबर होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 10⁻⁻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 
-31 किलोग्राम। और ये मास तो आपको ऑब्वियसली याद हो ही जाता है, अगर आप चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर 18 और इस पर 19 भी पढ़ चुके हैं तो ये मास तो आपको तकरीबन याद हो ही जाता है। इसी तरीके से तीसरी है गैमा रे। गैमा कोई पार्टिकल नहीं है, गैमा रे है, तो आप याद रख सकते हैं कि इट हैज़ नो मास, इसका कोई भी मास नहीं होता। ठीक है, गैमा का कोई मास नहीं होता बिकॉज वो रे है, वो कोई पार्टिकल नहीं है। चार्ज देख लेते हैं। अल्फा पार्टिकल जैसा कि मैंने बताया इसके पास 2 प्रोटॉन होते हैं, तो इसका चार्ज भी 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। जितना चार्ज एक प्रोटॉन का होता है उसका डबल इसका होता है, यानी कि 3.34 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, तो आप अगर ये भी याद रख लो कि अल्फा पार्टिकल हीलियम है, तो आप फौरन याद कर लोगे कि अच्छा यार इसके न्यूक्लियस के अंदर 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन तो चार्ज होता नहीं है, तो प्रोटॉन के 2 हैं, तो इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन इसका चार्ज होता है, 3.34 10⁻⁻⁹ कूलम। इसी तरीके से बीटा एक इलेक्ट्रॉन है और एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन ही है, तो उसका चार्ज भी एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, तो फिर बीटा को इलेक्ट्रॉन के साथ रिलेट करके मास भी इलेक्ट्रॉन का और चार्ज भी इलेक्ट्रॉन का। गैमा रे और गैमा की खास बात यह है कि इट इज न्यूट्रल, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो गैमा का कोई मास नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। अब आ जाओ स्पीड के ऊपर, तो आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो कि जो चीज़ ज़्यादा हैवियर होती है उसकी स्पीड उतनी कम होती है, जो चीज़ जितनी ज़्यादा हैवियर होती है उसकी स्पीड उतनी कम होती है। तो इसका मतलब अल्फा पार्टिकल की स्पीड जो लोएस्ट है, वैसे तो बहुत ज़्यादा है 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, लेकिन अगर बाकी पार्टिकल्स के साथ आप उसका मवाजना करेंगे तो आप देखेंगे कि जो अल्फा पार्टिकल की वैल्यू है वो सबसे कम है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड होती है। ओके जी। बीटा पार्टिकल 1 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि समझ लो 10 गुना ज्यादा। बीटा पार्टिकल की जो स्पीड होती है वो अल्फा पार्टिकल से 10 टाइम ज्यादा होती है। इसकी 10⁻⁷ थी, इसकी 10⁻⁸ है, तो तकरीबन 10 गुना ज्यादा है बीटा पार्टिकल की स्पीड, यानी कि इलेक्ट्रॉन की। और गैमा की बात की जाए तो गैमा रे है, रे तो बहुत ही तेज ट्रेवल करेगी, वो है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। गैमा रे ट्रेवल करता है विद द स्पीड ऑफ लाइट, इस यूनिवर्स की सबसे तेज रफ्तार 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। तो क्योंकि इसका मास ही नहीं है तो इसकी स्पीड सबसे ज्यादा है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, मैंने बोला था कि मास से अब आप स्पीड का रिलेशन बनाओगे। अच्छा, पेनिट्रेशन पावर पर आए, दाखिल हो जाने की सलाहियत। अब दाखिल हो जाने की सलाहियत किस पे डिपेंड करती है? स्पीड पर डिपेंड करती है, मास पे नहीं। समझ रहे मेरी बात? एक बुलेट क्यों बॉडी के में पेनिट्रेट कर जाती है? क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा होती है, तो जितनी स्पीड ज्यादा होगी ना उतनी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगी। तो अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेशन जो है बहुत ही कम है, लोएस्ट पेनिट्रेशन पावर जो है वो अल्फा पार्टिकल की है, क्योंकि मैंने बताया उसकी स्पीड इनमें सबसे कम है। तो ये जो अल्फा पार्टिकल होता है ना, ये हमारी जो थिकनेस ऑफ स्किन है, ठीक है, या बहुत ही पेपर कर लो, पेपर की जो थिकनेस होती है बस ये इतना ही पेनिट्रेट कर सकता है। यानी आप ऐसा समझ लो कि अगर कहीं से अल्फा पार्टिकल गुजर रहा होगा ना और आप उसके सामने अपना हाथ रखोगे तो वो आपकी स्किन में ही दाखिल हो पाएगा, स्किन से अंदर गोश्त वाले हिस्से की तरफ नहीं जाएगा, फ्लैशी पार्ट की तरफ नहीं जाएगा, सिर्फ स्किन तक ही जाएगा। तो इसकी पेनिट्रेशन पावर जो है ना काफ़ी कम होती है, सबसे कम अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेशन होती है क्योंकि स्पीड सबसे कम होती है। ठीक है, बस ये समझना है, इस तरीके से रटना नहीं है। स्पीड समझ जाओ तो पेनिट्रेशन समझ में आ जाएगी आपको, और मास पता हो तो स्पीड का अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, बीटा पार्टिकल फ्यू मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी चली जाती है, यानी कि मोर देन अल्फा। ठीक है, फ्यू मिलीमीटर्स ऑफ एल्यूमिनियम दाखिल हो सकती है। एल्यूमिनियम की अगर एक फॉइल है तो उसमें कुछ मिलीमीटर की एल्यूमिनियम को ये पार कर जाती है, यानी कि ये तो बात कंफर्म है कि अल्फा से ज्यादा होती है इसकी जो पेनिट्रेशन पावर होती है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, 10 गुना स्पीड ज्यादा है, तो पेनिट्रेशन भी ज्यादा ही होगी। और सबसे तेज रफ्तार गैमा है, तो इसकी पेनिट्रेशन तो बहुत है। 1 मीटर का कॉन्क्रीट, जो 1 मीटर कॉन्क्रीट की अगर कोई वॉल बनी हो तो वो उससे भी पेनिट्रेट कर जाती है। और अगर स्किन के लिहाज से मैं आपको अंदाजा बताऊं तो हमारी बॉडी के आर पार चला जाता है गैमा रे, और बीटा पार्टिकल स्किन के अंदर दाखिल होकर गोश्त वाले हिस्से में चला जाएगा लेकिन बाहर नहीं निकल पाएगा। और ये जो गैमा रे ये हमारी बॉडी के आर पार भी जा सकती है, डीप इनसाइड भी चली जाती है बॉडी के। नाउ आयनाइज करने की सलाहियत जैसे कि मैंने समझाई, जो जितना हैवी होगा उतना आयनाइज कर पाएगा, क्योंकि वो एटम जब जाके किसी जो पार्टिकल है, ये जो रेडिएशन है, जब जाके किसी एटम से टकराएगी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकती है। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है इसका ताल्लुक मास से बनेगा, मास ज्यादा तो आयनाइजेशन ज्यादा। सबसे ज्यादा हैवी कौन था? अल्फा। तो अल्फा पार्टिकल हाईली आयनाइजिंग है, यानी इन सब में सबसे ज्यादा जो आयनाइजेशन प्रोड्यूस करता है वो अल्फा पार्टिकल करता है। अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है, अल्फा पार्टिकल किसी एटम से जाके टकराए
तो उसमें से कई सारे इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकता है। बीटा पार्टिकल की आयनाइजिंग है लेकिन कुछ कम है अल्फा के जरिए, क्योंकि बीटा पार्टिकल ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो ये हेड ऑन कोलिजन कर सकता है इलेक्ट्रॉन के साथ जाके। यानी कि अगर बीटा पार्टिकल जाके इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो जैसे एक स्नूकर बॉल टकराती है, हटा देती है उसको जगह से, बिल्कुल ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को हटा देगा, यानी कि उस मॉलिक्यूल को आयनाइज कर देगा। गैमा रे बहुत ही कम आयनाइजिंग है, वीकली आयनाइजिंग है, क्योंकि गैमा रे एक्चुअल डायरेक्ट आयनाइजेशन नहीं करती। सिर्फ ऐसा हो सकता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन इतनी गैमा रे एब्जॉर्ब कर ले, इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले कि उसको एब्जॉर्ब करके एटम से बाहर चला जाए, तो फिर हम कह सकते हैं कि वो आयनाइजेशन कर सकता है, लेकिन वो बहुत ही वीकली आयनाइजिंग रे है। ठीक है। और फ्लोरोसेंस का मतलब क्या है? फ्लोरोसेंस का मतलब यह है कि रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना, हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना और फिर उसको बाद में रिलीज कर देना, ठीक है ना, लो फ्रीक्वेंसी करके, तो उसे हम कहते हैं फ्लोरोसेंस। और ये सारी की सारी रेडिएशन ही फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करती है। अल्फा पार्टिकल जब रोशनी होती है तो उसको एब्जॉर्ब करता है और अंधेरे में चमकता है। बीटा पार्टिकल अंधेरे में चमकता है, गैमा रे अंधेरे में चमकती है। इसी वजह से आमतौर पे कहीं पर अगर रेडिएशन होती है तो लोग जो है वो अगर पिक्चर वगैरह लें या वीडियो वगैरह बनाएं उस जगह पर, तो अक्सर चमकते हुए कुछ पार्टिकल से उड़ता हुआ नजर आता है, तो उसको वो भूत वगैरह समझते हैं पता नहीं क्या चीज़ है। असल में वो क्या होता है? असल में वो पार्टिकल होता है, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गैमा रे, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। अब सेकंड जो हमें बात करनी थी वो हमें बात करनी थी अबाउट द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट के। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ है उससे क्या मुराद है, ठीक है ना। तो देखो, हाफ लाइफ से मुराद है टाइम इन विच द हाफ ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियाई आर कन्वर्टेड इनटू डॉटर न्यूक्लियस। हाफ लाइफ वो टाइम है जिसमें किसी भी एलिमेंट के आधे जो न्यूक्लियाई होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं डॉटर न्यूक्लियस में, यानी कि वो डीके हो जाते हैं, मतलब कि वो अल्फा, बीटा या गैमा इमिट कर चुके होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास 100 न्यूक्लियाई थे तो वो टाइम जिसमें जो 100 न्यूक्लियाई में से 50 न्यूक्लियाई जो है वो अल्फा, बीटा या गैमा में से कुछ इमिट कर दें, यानी कि वो डीके हो जाएं, तो वो टाइम कहलाता है हाफ लाइफ। जैसे मिसाल के तौर पे हमने जो कंसिडर करा था अपने ग्राफ वाली एग्जांपल के अंदर, वो एक दिन सपोज किया था कि हर एक दिन बाद वो आधे हो रहे थे, तो वो जो एक दिन का टाइम है वो असल में उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ कहलाती है।